हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी या एएलपी या टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जितने भी रेलवे से संबंधित और एसएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित जितने भी साइंस से प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया है, वो सारे सवाल लगभग 2 सवाल है सो एमसीक्यू वन लाइनर के रूप में वो आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज मेरा 8वां लेक्चर है। अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल आते हैं साइंस से संबंधित बायोलॉजी से। आज मैं सेट प्रैक्टिस लेकर आया 8वां नंबर। पहला सवाल आते हैं। सवाल है कि मुंह की परत किसकी बनी होती है। तो याद रखना है, मुंह की परत जो है एस्क्वामाउस उपकला यानी पपड़ीदार उपकला की बनी होती है। बहुत ही शानदार सवाल है। मुंह की परत पपड़ीदार उपकला की बनी होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। हमारे शरीर में कौन सा अंग है जो सबसे बड़ा अंग है। तो याद रखना है, हमारा स्किन जो है यानी त्वचा हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। याद रखना है, त्वचा एक अंग है। उम्मीद कर रहा हूं एकदम ध्यान में आ रहा होगा। और याद रखना, ये ग्रुप डी में पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। नेक्स्ट सवाल। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो याद रखना, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो है वसा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। त्वचा की झिल्ली किसकी होती है। तो याद रखना, त्वचा की झिल्ली जो है त्वचीय झिल्ली उसे कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। प्रोटीन उपकला कोशिकाओं में क्षतिग्रस्त होने से क्या बचाता है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन बचाता है। तो याद रखना, कैरोटीन बचाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक को उदाहरण कौन सी है। तो यह रखना है, मनुष्य में संयोजी उत्तक जैसे ब्लड हो गया, हड्डी हो गया, ये सारे संयोजी उत्तक है। तो हड्डी एक संयोजी उत्तक हो जा रहा है, ठीक है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। उत्तक हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को क्या बनाता है। तो याद रखना, उत्तक जो है हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को वह सरल स्क्वैमस एपिथेलियम बनाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में क्या एपिथेलियम मौजूद है। याद रखना, त्वचा में मौजूद है एपिथेलियम। ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो है एपिथेलियम, वह कहाँ पाया जाता है। याद रखना है, स्किन, हमारे सबसे बड़े अंग स्किन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। जितने भी सवाल मैं लेके आया हूं, वह चाहे वह आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो, ग्रुप डी हो, या एसएससी एमटीएस सीएचएसएल या स्टेट पीसीएस या बैंकिंग से संबंधित, वो सारे सवाल जो साइंस से प्रीवियस ईयर सवाल जो साइंस में हर बार पूछा जाता है, घुमा फिरा के यही चीज पूछा जाता है, क्योंकि सवाल और बनते हैं ही नहीं। तो याद रखना है, अगर मैं सारे सवाल खत्म करने वाला, लगभग इस बुक में लगभग 25,000 सवाल वन लाइनर के रूप में है। वो सारे संबंधित जितने भी सवाल है, वो सारे सवाल खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी सवाल बनेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। तो अगला सवाल आता है कि कौन सा उत्तक जो है मैट्रिक्स में होते हैं और कोशिका मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। तो याद रखना, संयोजी उत्तक, ठीक है, किसके बने होती है। तो ब्लड, हड्डी, ये सारे इसमें संयोजी उत्तक पाया जाता है और उसी में मैट्रिक्स पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। पैसी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना है, पैसी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। मानव त्वचा में कितनी परतें होती है। बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना, मानव त्वचा में जो है 3 परतें पाई जाती है, 3 परतें। नेक्स्ट सवाल आते हैं। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्यतम परत कौन सी है। तो बहुत ही शानदार सवाल है, उम्दा सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। तो याद रखना है, मानव शरीर की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। ये एकदम ध्यान में बैठा रहना है। बहुत ही शानदार कंटाप सवाल है। नेक्स्ट सवाल। संयोजी उत्तक कौन सा नहीं है। तो अभी हम लोग बताए थे संयोजी कौन सा है। तो याद रखना, ब्लड में संयोजी उत्तक पाया जाता है, ठीक है। बोन में संयोजी उत्तक पाया जाता है, लेकिन तंत्रिका कोशिका में संयोजी उत्तक नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक अभी हम लोग पढ़े थे, यह स्किन में पाया जाता है। यह जो है फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। जहां कौन सी संकुचन में विश्राम होती है। तो याद रखना, अस्थायी, अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। सवाल है कि कोशिका से त्वचा बनी है। तो याद रखना, कोशिका से त्वचा जो है वह एपिडर्मिल कोशिका से बनी है। बहुत ही शानदार सवाल है। एपिडर्मिल कोशिका याद रखना है, अधिचर्म कोशिका, इसी से जो है त्वचा बनी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। कौन से उत्तक के प्रकार की ग्रंथियां बनाते हैं। तो याद रखना है, उत्तक, कौन से उत्तक जो है
ग्रंथियां बनाते हैं तो एपिथीलियल जो उत्तक है यह ग्रंथि बनाती है। बहुत ही उम्दा सवाल ये भी है, आरआरबी ग्रुप डी और ग्रुप डी में पूछा गया, फेवरेट सवाल है रेलवे का। तो यार एपिथीलियल उत्तक जो है यह ग्रंथि बनाती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, उत्तक की कोशिकाएं वसा संग्रह के लिए विशिष्ट होती है। तो यार उत्तक की कोशिकाएं जो है वसा संग्रह के लिए कौन से उत्तक, तो यार वसा उत्तक के लिए विशिष्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला उत्तक को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो यह रखना बेलनाकार। ठीक है, इसकी सरल उपकला जो है बेलनाकार को छोड़कर सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है कि कोशिका की संरचना उनके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। उसकी संरचना तो बदल रहता है। इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें मोटे तौर पर मतलब कौन सी छोड़कर जो है निम्नलिखित सभी प्रकार में वर्गीकृत किया गया। तो यार ग्रंथियल उत्तक को छोड़कर सभी उत्तक जो है वह वर्गीकृत किया जाता है मोटे तौर पर। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल आते हैं, हिस्टामिन स्रावक कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो यार संयोजी उत्तकों में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, शानदार सवाल है, कंटाप सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है कि हिस्टामिन स्रावक यह कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो याद रखना यह कोशिका संयोजी उत्तक में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, अवकाशोतक जो है किसके बीच एक पूरा उत्तक का काम करता है। तो अवकाशोतक जो है वह त्वचा और मांसपेशी, याद रखना है त्वचा और मांसपेशियों के बीच एक पूरक उत्तक का काम करता है। कौन? अवकाशोतक। बहुत ही शानदार। ठीक है, एरियोलर टिश्यू ये बोला जाता है। हिंदी में अगर याद नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश में याद करें, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश में ही पूछा जाता है, इंग्लिश वर्ड से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो एरियोलर जो उत्तक है, एरियोलर उत्तक वह कहाँ पाई जाती है। तो यह रखना त्वचा और मांसपेशियों के बीच में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, लाल संवहनीय संयोजी उत्तक मतलब ब्लड जो है वह कौन सी है। तो यह रखना रुधिर, वह ब्लड होती है। लाल जो कलर होती है वह रुधिर होती है। रुधिर जो लाल होने के कारण हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करता है। तो यह रखना वाहिका। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसकी रचना लंबे रेशेदार प्रोटीन्स जैसे तंतु से होती है जो मांसपेशियों के सिकुड़ने या फैलने से एक दूसरे पर सरकती है। तो याद रखना सरकोमर्स। ठीक है, चलो जितने भी सवाल लेके आया हूँ उम्मीद कर रहा हूँ एकदम आपको लग रहा हो कि नया नया कंटाप सवाल है। और याद रखना अगर आप नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेहनत के आधार पे जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, दृढ़ संयोजी उत्तकों द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाती है। तो याद रखना दृढ़ संयोजी उत्तकों द्वारा कंकाल से जुड़ी होने वाली मांसपेशियां को नसें कहा जाता है, वेनिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आते हैं, सवाल है कि उपकला उत्तक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिकाओं के पतले अस्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। तो यार वह जो है सल्की कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है। अस्थि यानी हड्डी, यह खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है, हड्डी में संयोजी उत्तक पाया जाता है। इसका अध्ययन जो है वह कोलेजन तंतु और कैल्शियम लवण युक्त में अस्थि को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। बहुत ही उम्दा सवाल, एकदम रट लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, याद रखना है कि हड्डी जो है, मान के चलो ये हड्डी है। ठीक है, ये हड्डी है, यह ठोस है, मतलब ये तो पूरा एकदम कठोर है। इसका सामान्य धात्री तंतु, इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। याद रखना है इसकी हड्डी की जो मजबूती प्रदान करता है वह कोलेजन करता है। बहुत ही उम्दा सवाल है, याद रखना है कोलेजन करता है। ठीक है, एसएससी द्वारा पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उत्तक जो है संवहन पुल बनाता है कौन सा। तो यह रखना संवहन पुल जो है कौन बनाती है। तो यह रखना जाइलम और फ्लोएम। जैसे मान के चलो यह एक पेड़ है, पेड़ों में अगर जल से खनिज लेना हो, मिनरल्स लेना हो, जितने भी जैसे मिट्टी में जो पोषक तत्व पौष्टिक आहार है वो सारे लेके पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन सा उत्तक करता है। तो यह रखना जाइलम करता है। ठीक है, जाइलम करता है। नेक्स्ट आते हैं, अगर फ्लोएम जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी मिली उसके पत्ता के द्वारा, उसके बाद उसके टहनी के द्वारा जो एनर्जी मिली वो सारे पत्तियों के द्वारा लास्ट जड़ों तक पहुंचाना, वह एनर्जी जो है वह किसका काम है। तो यह अपना फ्लोएम का काम है। ठीक है,
चलो अगला नेक्स्ट सवाल आते हैं। सवाल है कि फ्लोएम मतलब जो फूल यानी पत्ता से जाकर जड़ों तक पहुंचता है, फ्लोएम जो है इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है, तो याद रखना फ्लोएम वाहिका। फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त अन्य सभी से मिलकर फ्लोएम बना है। ठीक है, अगला सवाल, उत्तक जो है युग्म संवहनीय बंडल का गठन करता है, तो यह रखना उत्तक जो है संवहनीय बंडल का गठन कौन करता है, तो यह रखना है संवहनीय बंडल का गठन जाइलम और फ्लोएम करता है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं। याद रखना है कि अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत प्रदान करता है। बहुत ही उम्दा सवाल। तो याद रखना है एस्केलेरन काइमा। एस्केलेरन काइमा जो है वह लकड़ी को जो है याद रखना पौधे को जो है कठोर और मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, कौन करता है, तो याद रखना है एस्केलेरन काइमा। ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो जो नारियल है ना, नारियल का छिलका में है सबसे ज्यादा एस्केलेरन काइमा, उसी उत्तक मतलब यही पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल आता है। सवाल है कि अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो याद रखना इस अपनाने की क्रिया को डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है, यानी विभेदन कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं। कौन सी कोशिकाएं जो है कोनों पर अनियमित रूप से मोटी पाई जाती है, अगर कोई कोन है वह मोटी पाई जा रही है उसका क्या है, तो याद रखना है मोटा हो मजबूती प्रदान, यह किसका काम है, कॉलन काइमा का। याद रखना है किसका काम है, कॉलन काइमा का। याद रखना है हिंदी से स्थूल कौन कहा गया, तो हमें याद रखना है कॉलन काइमा। कॉलन काइमा क्या करता है, तो याद रखना है उस कोशिका को उस पार्ट्स को मजबूती प्रदान करता है, उसके बाद जो है उसका आकार प्रदान करता है, मोटा पतला जो भी है वह कॉलन काइमा करता है। अगला सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से संचरण के लिए कौन उत्तरदायित्व है, तो याद रखना सी ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन देने के लिए मुख्य जो है वह उत्तरदायित्व होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। किसके जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, बहुत ही बड़ा सवाल है, एकदम VVI सवाल लिख लीजिएगा, छपेगा। ठीक है, याद रखना है कि दृढ़ उत्तक की कोशिका अगर मोटी हो रही है तो सबसे बड़ा कारण वहां है लिग्निन का कारण है। बहुत ही उम्दा सवाल है, RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया वो सारे सवाल। ठीक है, तो लिग्निन के कारण जो है कोशिका दृढ़ उत्तक मोटी हो जाती है। अगला सवाल, तने और जड़ों के शीर्ष में क्या पाया जाता है, अगर मान के चलो रूट्स है, अगर ये जमीन है, यहाँ पर जमीन के अंदर पेड़ है तो इसके अंदर रूट्स पाए जाते हैं, रूट्स पाए जा रहे हैं, रूट मतलब जड़। ठीक है, जड़ की जो अंतिम छोर है, जड़ की जो अंतिम छोर है उस छोर में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो याद रखना शीर्ष विभाज्य उत्तक। और शीर्ष विभाज्य उत्तक का सबसे बड़ा काम क्या है, तो याद रखना शीर्ष विभाज्य उत्तक का सबसे बड़ा काम है उस पार्ट्स को वृद्धि करना, मतलब बढ़ाना। ठीक है, लॉन्ग करना, लंबा करना। ठीक है, तो पत्ता अगर लंबा हो रहा हो, टहनी लंबा हो रहा हो, मतलब कुछ भी पार्ट्स अगर रूट लंबा हो रहा हो तो ये सारा जो अगर सरे जाता है वह शीर्ष विभाज्य उत्तक को जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं एकदम ध्यान में आ रहा होगा। अगला सवाल, उत्तक जो है कौन सा मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है, तो यह रखना अभी हम लोग पढ़े थे एस्केलेरन काइमा, बहुत ही मजबूती प्रदान करता है, पौधों को मजबूती प्रदान करता है एस्केलेरन काइमा। और एस्केलेरन काइमा जो है वह मजबूती के साथ साथ यह मृत कोशिकाओं का ही बना होता है। तो यह रखना RRB ग्रुप डी LP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया सवाल, शानदार सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। पौधों का हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन में कौन सक्षम पाए जाते हैं, अभी हम बताए थे कि पौधों के नीचे जो मिनरल्स है, खनिज है, वो सारी जो है वो सारे कहाँ से पानी जो मिट्टी से लेके एब्जॉर्ब करके कहाँ तक ले जाता है, पत्ता तक ले जाता है। तो ये पानी और खनिज में यानी मिनरल्स को ले जाने की क्रिया जाइलम उत्तक करता है। याद रखना कौन सा उत्तक, जाइलम उत्तक करता है। ठीक है, अगला सवाल एकदम फेवरेट सवाल, ये सब जो होते हैं ना, ये जाइलम फ्लोएम ये सारे जो है RRB यानी रेलवे और SSC का फेवरेट MCQ के रूप में सवाल बनेंगे। अगला सवाल आते हैं। उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं का बना होता है, तो याद रखना ये जाइलम उत्तक मृत कोशिकाओं का बना होता है। अगला सवाल, कोशिकाएं जो है जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करता कौन है, तो याद रखना भी बताएं जाइलम। ठीक है, जल से जौ से जाइलम, जौ से जल। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, जल जाइलम दोनों मैच कर रहा है, तो याद रखना जल का परिवहन जाइलम करता है। और फल फाइलम यानी फल, तो फल छोड़िए, फल में क्या साइड फल के बगल में कौन होता है, पत्ता, तो यानी पत्ता में जो कार्बन
जो मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, वो सारे एनर्जी जड़ों तक पहुंचाने की क्रिया जो है वह फाइलम फ्लोएम के द्वारा होती है। ठीक है, तो यहाँ जड़ों जल का क्रिया, जल का परिवहन करना जाइलम का होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। यह सवाल जो है ना बहुत ही बड़ा सवाल है, ये वाला दिव्या सवाल। उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र कौन सा बड़ा होता है? तो यह रखना पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा का क्या काम है? पैरेन्काइमा का क्या क्या काम है? तो यह रखना है पौष्टिक आहार, यानी उसकी जो खाद्य श्रृंखला का क्रिया जो है, कोई भी जैसे मान के चलो पौधा है या कोई भी पार्ट्स है जो जीवित है, वह उसमें पौष्टिक आहार तो लगेगा, मतलब उसमें खाद्य पदार्थ तो लगेगा। ये सारा क्रिया किसके अंतर्गत आता है? पैरेन्काइमा उत्तक का काम है कि कहाँ मतलब इसको पौष्टिक आहार यानी खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि एकदम याद हो रहा होगा। पैरेन्काइमा का काम खाद्य पदार्थ से संबंधित है। स्क्लेरेन्काइमा का काम उसकी मोटाई, पतला, मजबूती प्रदान करने का काम है। और याद रखना कोलेनकाइमा का क्या काम है? तो याद रखना कोलेनकाइमा जो है उसका भी काम मजबूती प्रदान करना है। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, क्लोरेनकाइमा भी एक आता है, क्लोरेनकाइमा, उसका क्या काम है? तो याद रखना क्लोरेनकाइमा जो है, यह क्लोरेनकाइमा इसका क्या काम है? यह जो है पत्ती यानी पौधों के रंगीन हिस्सों में यह पाया जाता है। ठीक है, कैसे याद करें? तो क्लोर, यहाँ भी कलर है ना, यहाँ देखो ये तीनों अक्षर को छोड़ेंगे तो कलर आ जाएगा, कलर आएगा ना, तो मतलब कलर यानी रंगीन से संबंधित। तो कहाँ कहाँ रंगीन पाए जाते हैं? तो याद रखना रंगीन जो है फूलों की पंखुड़ियों में पाई जाती है। तो क्लोरेनकाइमा जो है ज्यादातर फूलों की पंखुड़ियों में पाई जाती है। ये उम्मीद कर रहा हूँ याद हो रहा होगा। अगला सवाल, कौन से एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन में नई कोशिकाओं को उत्पादन के सहायक है? तो याद रखना विभाज्य उत्तक। अच्छा, विभाज्य उत्तक, विभाजन करना, यानी विभाजन करना का ही मतलब होता है अलग करना। तो किसी भी पादप उत्तक को अलग करने की क्रिया कौन करेगी? विभाज्य उत्तक करेगी। ठीक है, मेरिस्टम करेगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कोशिकाएं जो है पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है। तो कौन करती है? विभाज्य उत्तक करती है। ठीक है, और सबसे बड़ा काम इसका क्या है? तो शीर्ष विभाज्य उत्तक यही करता है। पौधे के अंगों में जन्म देती है और जो है अंतिम छोर में रहती है कोई भी पार्ट्स के, और उस जो है पत्ता हो, टहनी हो या रूट्स हो, उसको जो है शीर्ष विभाज्य उत्तक उसको आगे मतलब लंबाई में वृद्धि करने में मुख्य सहायक होती है। ठीक है, अगला सवाल, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं, वह कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो यह रखना पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाए जाने वाली आकृति जो है वह किसकी वृद्धि में सहायक है? तो यह रखना पार्श्व विभाज्य उत्तक। ठीक है, छल्लों के रूप में पाए जाने वाला आकृति और वृद्धि में सहायक पार्श्व विभाज्य उत्तक का मुख्य कार्य क्रिया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है कि एक कौन सा एक लंबा इंटरनोड है जिसका निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनता है? तो यह रखना वह तना है। ठीक है, नोड किसको बोलते हैं? जो तना में पत्ता पाया जाता है। ठीक है, तो नोड इसी को बोलेंगे नोड। ये तना में ये पत्ता हो गया, ये पत्ता हो गया, इस भाग को नोड्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अग्रस्ट मेरिस्टेम। अच्छा, ये नहीं हुआ। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं कोनों में मोटी हो जाती है। तो याद रखना है, अभी हम बताए थे कि कोलेनकाइमा का क्या काम है? तो एक तो मजबूती प्रदान करना तो होगा ही होगा, उसके बाद उसकी मोटी आकृति जो है उसकी आकार मतलब शेप देना उस पत्ते का, उस टहनी का, उस पार्ट्स का शेप देना, आकार मोटा पतला जो भी है वह कोलेनकाइमा देखता है, मतलब कोलेनकाइमा के कारण होती है। तो मोटी अगर होती है तो किसके कारण होती है? तो याद रखना सेल्यूलोज और पैक्टिन के कारण मोटी होती है। कोई भी अगर पादप का पार्ट्स जो है मोटा हो रहा है तो उसका कारण यह है कि उसमें कोलेनकाइमा उत्तक जो है वृद्धि हो गई, यानी उसमें सेल्यूलोज और पैक्टिन की मात्रा वृद्धि हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अग्रस्त मेरिस्टेम। अग्रस्त मेरिस्टेम जो है यह किसमें विकसित होती है? तो यह रखना तना और जड़ों में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एरियोलर उत्तक। अभी हम लोग पढ़े थे एरियोलर उत्तक। यह जो है अंगों के कौन से स्थान में बढ़ता है और कौन से अंगों को सहारा प्रदान करता है और उसकी उत्तकों को मरम्मत करता है? तो यह रखना एरियोलर उत्तक अभी हम लोग पढ़े थे कि शरीर के आंतरिक भागों के जो भी पार्ट्स के अंग है वो उसको सहारा प्रदान करता है और उत्तकों को मरम्मत मतलब करता है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थिर पाया जाता है। तो यह रखना है लंबी कोनी जो है वह कोलेनकाइमा का स्थित काम है। ठीक है, अगला सवाल आरआरबी एएलपी में पूछा गया,
नारियल की छाल, अच्छा सवाल अभी भी आ गया, ठीक है। अभी हम लोग कुछ देर पहले बचाए थे, तो जो मजबूती प्रदान करता है वह स्क्लेरन कायमा करता है, और नारियल की छाल में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वह स्क्लेरन कायमा ही पाया जाता है। देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ एकदम याद हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन सा एक जटिल अस्थायी उत्तक है। अच्छा, अभी हम लोग पढ़े थे जटिल अस्थायी उत्तक। तो जटिल अस्थायी उत्तक एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होती है, याद रखना है, दो होती है जटिल अस्थायी उत्तक, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना है अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। विभाज्य मतलब याद रखना वो जो पार्ट्स है उसको अलग करना, या अंतर्वेशी पार्ट्स जो है मजबूती प्रदान करना, यह पत्तियों के तल में पाया जाता है। अगला सवाल, कौन सी अभिवेदन कोशिका जो है वह अधिकांश पौधों में के वह उत्तक है जो पौधों के उन भागों में पाया जाता है, यानी उसकी सबसे बड़ी क्रिया है वृद्धि की संभावना करना। तो वृद्धि की संभावना करना विभाज्य उत्तक का काम है, ठीक है। पार्ट्स का अलग भी करना विभाज्य उत्तक का काम है। एसएससी जेईई मैग्नीशियम 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाता है और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग कर देता है, तब क्या बनती है, तो याद रखना तब अस्थायी उत्तक बनती है। याद रखना मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो है विशेष भूमिका निभाती है, वह विभाजित करने की क्षमता त्याग दे देती है, उसे क्या कहा जाता है, याद रखना उसे अस्थायी उत्तक कहा जाता है। अगला सवाल, पौधों में फ्लोएम क्या काम है, तो यह रखना खाद्य का संग्रहण यानी प्रवाह करना। खाद्य यानी जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो एनर्जी लिया है पत्तों के द्वारा या टहनी के द्वारा या फलों के द्वारा, वो जो है लास्ट मतलब पेड़ के सारे अंग तक पहुंचाना, पेड़ के हर पार्ट्स तक, हर कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया जो है वह एनर्जी, वह क्रिया कौन करेगा, याद रखना वो फ्लोएम करेगा, ठीक है। जटिल अस्थायी उत्तक बताए थे अभी, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का जल वाले क्रिया है, खनिज मिनरल्स वाला, और फ्लोएम जो फोटोसिंथेसिस लेके जो क्रिया करती है वो सारे पार्ट्स अगले जितने भी पार्ट्स है पेड़ के सारे जगह तक पहुंचाना फ्लोएम का काम है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं एकदम याद रहेगा। अगला सवाल है कि साधारण अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे पैरेन्काइमा, जिसका क्या काम है, खाद्य निर्माण का क्या काम है, वही काम है पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा जिसका मजबूती प्रदान करना, और उसके बाद उसकी अस्थायित्व, उसकी कला, मतलब उसकी जो आकृति है वो काम करना, और स्केलेनकाइमा ये मजबूती प्रदान करना। ये सारे जो है ना सरल अस्थायी उत्तक है, ठीक है। और जटिल अस्थायी उत्तक अभी हम लोग पढ़े थे, कौन कौन सा था, तो यह रखना है जटिल अस्थायी उत्तक एक जाइलम और फ्लोएम होती है, ठीक है। साधारण अस्थायी उत्तक याद रखना पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होती है, ठीक है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है कि उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती है, तो यह उत्तक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जटिल उत्तक कहलाती है, ठीक है। अगला सवाल, पोषवाही यानी फ्लोएम का क्या कथन सही है, मतलब फ्लोएम का क्या काम है, तो यह अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन करता है, ठीक है। ये भी एक सवाल शानदार है। अगला सवाल, अधिक अंतरकोशीय के प्रसार के लिए कौन सी कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती है, तो मृद उत्तक पैरेन्काइमा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि कौन सी पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं बनी होती है, तो यह रखना है मृद उत्तक यानी पैरेन्काइमा होती है। अगला सवाल आते हैं नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए कौन से उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो यह रखना विभाज्य उत्तक, ठीक है। विभाज्य उत्तक जो है वह अलग करने की क्रिया करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पादप उत्तक जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक विभाज्य उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। अभी हम लोग पढ़े थे अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के, एक सरल अस्थायी उत्तक, एक जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक में पैरेन्काइमा, उसके बाद हो गया कोलेनकाइमा, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा, 3 चीज पढ़े थे, ठीक है। अस्थायी उत्तक में 2 चीज पढ़े ना हम लोग, अस्थायी उत्तक में एक सरल अस्थायी उत्तक और एक जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी में हम लोग पढ़े थे पैरेन्काइमा, उसके बाद क्लोरेनकाइमा, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा, 3 चीज पढ़े। उसके बाद जटिल अस्थायी उत्तक में हम लोग पढ़े अभी क्या, जाइलम, और उसके बाद फ्लोएम, 2 चीज पढ़े। उसके बाद विभाज्य उत्तक जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक शीर्ष विभाज्य उत्तक हो गया, पार्श्व विभाज्य उत्तक हो गया, एक अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक हो गया। 3 प्रकार के ये भी पाए जाते हैं। एक शीर्ष विभाज्य उत्तक, ठीक है, जो कि पार्ट्स के एकदम अंतिम छोर में रहता है। एक पार्श्व विभाज्य उत्तक जो कि तने के बीच में पाया जाता है, और एक होती है अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक, ठीक, जो कि तना और मतलब पार्ट्स में भी पाया जाता है, ठीक है, पत्तों के पार्ट्स में पाया जाता है,
ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ एकदम जहन में याद आ रहा होगा। ठीक है, पादप उत्तक 2 प्रकार के, विभाज्य उत्तक, अस्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक 3 प्रकार के, शीर्ष विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक, अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के, एक सरल अस्थायी उत्तक, एक जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। और सारे को काम हम लोग अभी तक देख चुके हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ एकदम याद हो रहा होगा। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसे ही नए नए कंटेंट और नए नए कंटेंट के साथ प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में जितने भी सवाल, प्रीवियस ईयर सवाल बनने की चांसेस रहेगी, आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल में। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल, कौन सी एक जटिल अस्थायी उत्तक? सारादार सवाल यहां से पूछ दिया, एक जटिल अस्थायी उत्तक कौन सा? तो जटिल अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के पढ़े थे, एक सरल अस्थायी उत्तक, एक जटिल अस्थायी उत्तक। तो यह रखना है फ्लोएम और जाइलम जटिल अस्थायी उत्तक है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम एक अस्थायी जटिल अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उत्तक जो है नारियल का भूसी कौन सा है? अभी हम लोग पढ़े थे स्क्लेरेन्काइमा जो है वह नारियल की मतलब भूसी पाया जाता है, उसी में स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। अगला सवाल, पौधों उत्तक जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण के हिस्से से सामग्री को परिवहन में मदद करता है। कौन मदद करता है? फ्लोएम। अभी हम लोग पढ़े थे कि फ्लोएम का क्रिया क्या है, जो पत्ता हो या फल हो या जो भी पार्ट्स है, तना है, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया जिसमें होती है उसमें एनर्जी लेके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके एनर्जी लेके परिवहन सारे पार्ट्स तक पहुंचाना फ्लोएम का काम है। ठीक है, अगला सवाल, पौधों में लचीलापन कौन लाता है? लचीलापन जो है कोलेरेन्काइमा आता है। एक हम लोग नया ये हम लोग सीखे, क्या आती है? कोलेरेन्काइमा में लचीलापन आता है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं नेक्स्ट, दृढ़ उत्तक किससे बने होती है? तो निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट, वृक्षों में मतलब पेड़ों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तक को क्या कहा जाता है? तो यह रखना है, सहायक उत्तक को संवहनीय उत्तक कहा जाता है, वस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं याद हो रहा होगा। नेक्स्ट, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत कौन सी होती है? तो यह रखना वल्कल होती है। अगला सवाल, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो यार उसे जीन कहा जाता है। डीएनए का एक खंड है जो कि एक प्रोटीन जानकारी का प्रदान करता है, उसे जीन कहा जाता है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। ठीक है, अगला सवाल है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप कौन सा है? तो यह रखना, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप मतलब डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है डीएनए का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह रखना, डीएनए और आरएनए तक आनुवांशिक प्रवाह की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश भी याद रखना है, ट्रांसक्रिप्शन और यानी प्रतिलेखन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक गुणसूत्र उपस्थित होते हैं किसमें? तो यह रखना, डीएनए और प्रोटीन दोनों में उपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है एक गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होती है। ठीक है, अनुपस्थित सॉरी बोल दिया, उपस्थित रहती है। डीएनए में क्या पाया जाता है? सवाल कर देगा डीएनए में क्या पाया जाता है? तो यह रखना, डीएनए में जो है वह डीएनए में प्रोटीन गुणसूत्र में क्या पाया जाता है ये पूछ देगा। तो यह रखना, डीएनए और प्रोटीन का निर्माण किसमें होती है? तो एमिनो अम्ल में होती है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी है? तो 0.4%। नेक्स्ट, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा कौन सा है? तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी है। अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का क्या अर्थ है? अभी पढ़े, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ग्लूकोज का वह शाखायुक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करती है। तो वह याद रखना है, यह जो है वह ग्लाइकोजन है। ग्लूकोज का एक शाखायुक्त ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडार करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इन्वेंट से क्या निर्माण होती है? तो mRNA ये निर्माण होती है। अगला सवाल, प्रजनन के दौरान मूल कार्य का निर्माण कौन करता है? तो डीएनए यानी कॉपी करता है, डीएनए करती है। अगला सवाल, एंजाइम मूलतः किससे होती है? तो प्रोटीन ये होती है। अगला सवाल, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनोटेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद कौन सी तत्व है? ऑक्सीजन है। बालों का रंग किसके कारण होती है? मेलानिन के कारण। ज़्यादा दिन हम लोग नहाते नहीं, अगर मान के चलो तो हम लोग मतलब गंदा हो जाता है ना, तो नम बोलता है कि मेला हो गया है। ठीक है, तो मतलब बालों में गंदा लग गया, तो ऐसे याद रख सकते हैं, बालों का रंग जो है गंदा हो गया यानी मेला हो गया, तो मेलानिन याद रख सकते हैं।
दूध में कौन सी प्रोटीन प्रोटीन पाया जाता है, याद रखना कैसिन। ठीक है, ये क्या है, आरएनए। आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट, रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाई जाती है, तो इसमें जो है रासायनिक कौन सा यौगिक है, तो प्रोटीन। प्रोटीन जो है सभी विषाणुओं में पाया जाता है। अगला सवाल, जीन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे ऑपेरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो याद रखना वसा। बहुत ही शानदार सवाल है, ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो याद रखना फेट यानी वसा। अगला सवाल, एक कोशिका में अधिकतम मात्रा में कितने मतलब अधिकतम मात्रा में अणु कौन सा है, तो याद रखना है जल। अगला सवाल आते हैं, डीएनए को प्रमुख रूप से कौन सी कोशिका में संग्रहित किया जाता है, तो याद रखना है नाभिक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कौन सा है, तो यह रखना आधा, अपना जीन का जो आधा हिस्सा माता पिता का योगदान रहता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जो किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे का काम करते हुए वंशानुगमन जो है का नियम दिया था, तो यह रखना यह जो है ग्रेगर मेंडल ने दिया था। अगला सवाल आता है, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बार मैंने फेस किया ये सवाल। ग्रेगर मेंडल, अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है कि एक सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, याद रखना है 46। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा बोले लिखना है, और याद रखना अगर संख्या में पूछे तो 46। ठीक है, 23 दूनी 46। बच्चे का लिंग निर्धारण किसमें होती है, तो गुणसूत्र में होती है और उसके पिता से होती है। अगला सवाल, गुणसूत्र संबंधित होती है आनुवांशिक लक्षणों के संचारण के कारण। अगला सवाल आते हैं, सवाल है कि उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर गुणसूत्र में क्रोमैटिड से जुड़े होते हैं, उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। सेंट्रोमियर के कारण ही मतलब ये सारे जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे ही होती है गुणसूत्र, इसमें जो है सेंट्रोमियर के कारण यहाँ पर जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक मतलब आपके हिसाब से वह नहीं चलेगा, जैसे हार्ट बीट हो गया, लार हो गया, उसके बाद उल्टी हो गया, ये रक्त ब्लड प्रेशर, ये आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। ये आप कहाँ आँख का पलक झपकना, ये जो है मनुष्यों की अनैच्छिक क्रिया है। यह कौन नियंत्रित करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा कहाँ है, मस्तिष्क का एक पार्ट है, यही जो है नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, एकदम बहुत ही उम्दा ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि एक पौधे का समजीनी TTRR है तो वह समलक्षणी कौन होगा, तो यह बोना और गोल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वसानुक्रम की इकाई कौन सा, तो यह जीन है। अगला सवाल, एक जीन किसकी गठन करती है, तो यह रखना पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की गठन करती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है, तो यह नए पौधों को उगाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला सवाल, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का संयोजन कैसे होता है, तो यह रखना है 22+1 यानी 22 दूनी 44 प्लस 2, तो 44 तो यह गुणसूत्र वही सेम रहेगा, लेकिन दो गुणसूत्र जो है या तो XX या XY होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा यहाँ बालिका पूछी है, यहाँ लड़की का होने का पूछा है, तो यार ना XX ही होगा, अगर लड़का रहता तो यहाँ पर XY होता। ठीक है, अगला सवाल, पुरुषों में पुरुषत्व की कौन सी गुणसूत्र संयोजी जो है वह उत्तरदायित्व होती है, तो यह रखना है लड़कों के लिए XY और लड़कियों के लिए XX। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन सी सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान देती है, तो आनुवांशिकता के सिद्धांत की प्रतिपादन जो है ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था, एक मटर के दाने के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल, आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूहों को क्या कहते हैं, तो यह रखना समजीनी कहा जाता है। नेक्स्ट, लैंगिक प्रजनन में कौन शामिल होते हैं, तो विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक मादा युग्मक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो यह रखना है 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव की अनिषेचित अंडे कौन से होते हैं, यह रखना है X गुणसूत्र होते हैं, एक X। पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, वह लैंगिक है। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा था, तो यह रखना है डोमिनेंस यानी प्रबलता थी। मानव जाति के एक पुरुष को एक X क्रोमोसोम प्राप्त होती है, तो वह क्या हो जाएगा, तो यह रखना वह माता, X जो है वह माता की क्रिया से आती है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रजातियों में कौन सी जीवित रहने पर लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान प्रदान करता है, याद रखना वह परिवर्तन करता है। अगला सवाल आते हैं, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है, तो याद रखना उसे आनुवंशिकता कहा जाता है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को आनुवंशिकता कहा जाता है। अगला सवाल आते हैं, बच्चों का लिंग किस प्राप्त के लिए वंशानुगत गुणसूत्र पर निर्धारण होती है, तो याद रखना पिता के आधार पर। ठीक है। अगला सवाल, मानवों में नर युग्मक से गुणसूत्र का वाहक क्या होती है, या तो एक्स या तो वाई। ठीक है, तो यह रखना है, मानव में नर यानी जो पुरुष है वह या तो एक्स मादा में डालती है या वाई। ठीक है, अगर एक्स डालेगा तो याद रखना उसके पास जो मादा के पास ऑलरेडी एक्स है, अगर पुरुष भी एक्स ही दिया तो यह रखना एक्स मिलके क्या हो गया, गर्ल बन गया। लेकिन अगर पुरुष वाई दिया तो यह रखना है एक्स और वाई मिलके बॉय बन गया। ठीक है, तो बॉय बन जाता है बेबी। अगला सवाल आता है, जीन उत्परिवर्तन का क्या कारण है, तो यह नाइट्रोजनी क्षारक के उत्परण में परिवर्तन लाता है जीन। अगला सवाल आते हैं, हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की कौन सी जोड़ी पाई जाती है, कितनी जोड़ी पाई जाती है, जो विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़ी स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है और एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत भी होती है। याद रखना वह 2 जोड़ों को संचालित करता है। नेक्स्ट, यदि मनुष्यों की गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे, तो 46 ही पाए जाएंगे। अगला सवाल, मानव शुक्राणु की गुणसूत्र की मौजूद कितना होती है, याद रखना 23। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता जो है शुद्ध प्रजनन हो। अगला सवाल, मेंडल की F1 पीढ़ी के पौधों को से F2 वंशज की ओर पद्धति में प्राप्त क्या होती है, स्वपरागण प्राप्त होती है। अगला सवाल, प्रजनन में अधिक विविधता कौन लाती है, तो याद रखना लैंगिक लाती है। कौन से आनुवंशिक गुणों का वाहक करता है, तो याद रखना DNA करता है। अगला सवाल, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कौन से बीज गोल और पीले होते हैं, तो याद रखना 315 बीज होते हैं। अगला सवाल आते हैं, F2 जनरेशन में फोनेटाइपिंग अनुपात कौन सा होता है, याद रखना है 9.3:1 होती है। ठीक है, F2 जनरेशन में। अगला सवाल, विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं की अनियंत्रित करता है उसे क्या कहलाता है, याद रखना उसे युग्म विकल्पी कहा जाता है। याद रखना युग्म विकल्पी क्या होते हैं, तो जीन का वैकल्पिक रूप है। अगला सवाल, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है, इस आनुवंशिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, याद रखना यूजेनिक्स कहा जाता है। अगला सवाल, किसका प्रयोग के कारण हमें गुणों की विरासत एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी ले जाने में तंत्र को प्रदान किया, तो यह जो है मेंडल के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक जी मेंडल का निधन कब हुआ था, 1884 में। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों जो है वह समूह क्या होती है, तो मनुष्यों के पुरुष में XY और महिला में XX। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं, तो उसे जीन कहलाता है। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उसमें जो है विषम दिखने वाले गुण थे, इसीलिए मटर के जो है दाने चुने थे। अगला सवाल आते हैं, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया, तो यह रखना एक संकर संकरण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितने होती है, तो 23 होती है। विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है, तो कौन होती है, तो याद रखना है वह झुर्रीदार बीज होती है। पुरुषों में पाया जाता है, तो याद रखना पुरुषों में वाई गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, पुनर्जनन का क्या अर्थ है, मतलब छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण करना पुनर्जनन कहलाता है। अगला सवाल, पुनेट स्क्वायर में क्रॉस AABB इंटू AABB के साथ AABB जीनोटाइप कितने बनेंगे, तो यह रखना 4 बनेंगे। अगला सवाल, आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहलाता है, तो यह रखना उसे आइसोग्राफ्ट कहलाता है। अगला सवाल, झिल्लीदार गर्दन अभिलक्षण कौन सा है, तो यह रखना झिल्लीदार गर्दन अभिलक्षण जो है टर्नर संलक्षण का कहलाता है। अगला सवाल, बहुगुणित परिवर्तन होने पर क्या होती है, तो यह रखना बहुगुणित परिवर्तन में क्रोमोसोम की संख्या होती है। अगला सवाल आते हैं, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत क्या संबंधित बताता है, तो याद रखना वह जो केमिकल इवोल्यूशन यानी रासायनिक विकास को संबंधित को बताता है। कौन, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत। ऑपेरिन का सिद्धांत सवाल पूछ देगा, ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो याद रखना यह जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है और रासायनिक विकास से संबंधित है, ये सारे सवाल। अगला सवाल, प्रजातियों की व्यक्तिगत
संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए कौन आवश्यक है? तो याद रखना प्रजनन आवश्यक है। अगला सवाल, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि आद्य वायुमंडल में हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे, अधिक संख्या में भी मौजूद थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना अधिक हो जाती है। कौन हो जाती है? याद रखना द्विवर्णक अणुओं के द्वारा। अगला सवाल, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया गया कार्य भिन्न होती है, वह समजात अंग कहलाता है। अगला सवाल आते हैं, एक अल्प विकसित अंग कौन सा है? याद रखना अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है अल्प विकसित अंग है, पेट के उदर यानी उदर में पाया जाता है और याद रखना यह जो है ना बड़ी आंत के आसपास पाया जाता है अपेंडिक्स, जिस अंग का कोई शरीर में काम ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि विकसित हुए हैं। तो कहां से विकसित हम लोग हुए हैं? अफ्रीका से। अगला सवाल, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? बहुत बड़ा सवाल है, एकदम लिख लीजिए, छपने की चांसेस एकदम है। ग्रुप डी में पूछा गया, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जो स्पीसीज की शुरुआत हुई है वह पुस्तक जो है यह लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला सवाल, मानव विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी जीवाश्म की खोज किसने किया था? होमो नेलेडी ने किया था। अगला सवाल, युग के दौरान डायनासोर फले फूले होते हैं? मेसोजोइक युग के डायनासोर जो है मेसोजोइक युग में फले फूले थे। अगला सवाल, महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह नूतन जीवी से, ठीक है, सीनोजोइक को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर अवधि के अंत में विलुप्त हो गया था। तो यह रखना किस अवधि के अंत में? क्रेटियस युग में जो है वह डायनासोर समाप्त हो गया था। अगला सवाल, वह विचार एक नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण होती है। तो यह रखना इसे म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन के कारण एक प्रजातियों का विकास उसकी परिभाषित परिवर्तनों के कारण होती है। इसका इंग्लिश यानी हिंदी उत्परिवर्तन है, इंग्लिश म्यूटेशन है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह रखना नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। याद रखना उसे प्राकृतिक चयन कहा जाता है। ठीक है, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक चयन कहलाता है। नेक्स्ट, टॉयरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है किसको? तो याद रखना है टायरेनोसोरस रेक्स को कहा जाता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस क्या अर्थ क्या है? याद रखना बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान आदमी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन से होते हैं? तो यह रखना है क्रो-मैग्नन होते हैं। अगला सवाल, मनुष्य की आनुवंशिकी का पता जो है कहां से लगाया जा सकता है? तो यह रखना अफ्रीकी मूल से लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उसकी विलुप्तता को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो यह रखना वह प्रजनन आवश्यक है। अगला सवाल, जैविक विकास को परिभाषित कौन करता है? तो प्राकृतिक चयन जैविक विकास को परिभाषित करते हैं। अगला सवाल, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही उम्दा सवाल, बहुत ही बड़ा सवाल है ये। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक जो है किस सिद्धांत पर प्रतिपादित किया था? तो अभी हम लोग पढ़े थे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक जो है चार्ल्स डार्विन थे। विकासवाद का सिद्धांत इसी पुस्तक में प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल, 2015 में किसके द्वारा जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज की गई? तो याद रखना वह होमो नेलेडी के द्वारा खोज किया गया था। नेक्स्ट, टैकिलोगस के बीच एक संयोजक कड़ी है तो सरीसृप और स्तनधारी, सरीसृप और स्तनधारियों के बीच जो है टैकिलोगस की एक कड़ी का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बस कुछ ही समय बचा हुआ है, कितने लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है? तो यह क्रमागत उन्नति के कारण होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उसके योगदान के लिए जाने जाते हैं, उसे चार्ल्स डार्विन कहा जाता है। मतलब चार्ल्स डार्विन के द्वारा होती है, उसी के द्वारा यह महसूस होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अंडे देने की स्तनपायी
जो है वह कौन सी है, तो प्लैटियस होती है। किसने सुझाव दिया था कि कृषि सरल अकार्बनिक अणुओं में विकसित हुआ है, तो हॉल्डेन ने यह सुझाव दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत ही बड़ा सवाल, एकदम शानदार सवाल है। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। विकासवादी संबंधों में प्रमाण कौन प्रदान करता है, तो जीवाश्म फॉसिल्स जो है वह प्रदान करता है। अगला सवाल, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी मिश्रण होती है, तो याद रखना है ये सारे मिश्रण होती है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, CH4 यानी मीथेन और अमोनिया, ये सारे जो है वह प्राप्त होती है। नेक्स्ट, समरूप अंग कौन सा है, तो लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फॉल, ये दोनों जो है समरूप अंग है, ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम सवाल, जिस अंगों का मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, जिसका कार्य एक समान हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है एनालॉजियस ऑर्गन यानी समरूप अंग कहा जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस आज के इस महामैराथन क्लास में, जिसमें 200 से 250 MCQ हम लोग सवाल, प्रीवियस ईयर MCQ P/Q वो सारे लाइनर के रूप में देखे हैं, जो कि साइंस से संबंधित पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी सरकारी मतलब जो भी एग्जाम होते हैं, जो भी कंपटीशन एग्जाम होती है, वहाँ पर वस्तुनिष्ठ संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे वो प्रीवियस ईयर सवाल, वो सारे सवाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो सारे सवाल आपके सामने इसी वीडियो में, इसी चैनल में आपको यह सारे सवाल मिलेंगे। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि बाद में जो है समस्या से मतलब बाद में चैनल फिर खोजने में दिक्कत हो जाएगा, तो प्लीज़ अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय है, और मेहनत के आधार पे जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जोरदार स्वागत रहेगा हमारी फैमिली में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और याद रखना है कि ये सारे जो कंटेंट्स है वो PDF में अगर चाहिए तो प्लीज़ विजिट कीजिए हमारे टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप विजिट कीजिए, वो सारी सब जगह पे, उस जगह पे आपको यह जो है PDF के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू अगेन।